Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad and today we are meeting here in a third video of the first chapter. मैं आपको पहले वीडियो में कुछ बताया था, सेकंड वीडियो में कुछ टॉपिक बताए, थर्ड वीडियो में मैं कुछ आपको एक न्यूमेरिकल एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिया। अभी आज हम देखने वाले हैं, तो मेरे साथ बैठ रहे हो ना? चलो बैठो नीचे और हम दोनों मिलके स्टडी करेंगे। मैं भी आपके साथ, आप भी बैठे बाहर, मैं मोबाइल में आपके साथ। अब खाना मत खाओ, बस देखो मुझे मैं क्या बता रहा हूँ और मेरे साथ वो एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए। मान लो कि आप बैठे हैं और आपका फ्रेंड बैठा है आपके बिल्कुल 1 मीटर के दूरी पर। You and your friend seated around 1 meter distance from one another. एक का मास है 75 kg और दूसरे का मास है 80 kg। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? ऐसा क्यों निकालना है, हमें पता है? नहीं पता है? अरे यार, इसलिए निकालना है कि क्या वो एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं होते, एक दूसरे को क्यों चिपक नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, वो समझना है। हम किसी भी चीज को जब ऊपर से छोड़ते हैं, जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है और अब ये मैं ऊपर से छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाता है। लेकिन न्यूटन ने जो बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. बंदे ने बताया, लेकिन क्या ये मुमकिन क्यों नहीं है? Why the two bodies not attracting each other? एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं? तो चलो देखते हैं, हम यहां देखते हैं यहां कि एक मान लो कि यहां महेंद्र है, ओके, एंड विराट, चलेगा? महेंद्र एंड विराट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. Their masses 75 kg and 60 kg respectively. What is the gravitational force between them? चल, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखते हैं गिवन, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। गिवन में क्या है? द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं हम? आर या डी? तो हम यहां क्या कंसीडर करेंगे? आर इज इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर। दूसरा क्या बोला है? मास ऑफ द महेंद्र, उसको हम क्या बोलते हैं? m1, वो 75 kg है, और दूसरा जो है m2 वो है 80 kg। ऐसा ही कुछ है ना? ओह गुड, ओके। एंड वैल्यू ऑफ g, यानी कैपिटल G की वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। We have to find the force of attraction. Force of attraction या force, gravitational force हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? The gravitational force। हम यहां लिखेंगे ऐसे, gravitational force F। उसके लिए हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ फॉर्मूला। अभी G की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 75 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। गॉट इट? अभी आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी पता है? ठीक है, देखिए कि यहां कैलकुलेशन करिए, 75 इंटू 80 कितने होते हैं? तो यहां मैं कैलकुलेशन इसलिए लिख रहा हूं 75 इंटू 80, तो ये 0 0 होगा, 8 5 जा 14, 8 7 56 and 4 6, 0
बराबर है क्या? देख लीजिए। तो अभी हमारे पास हो गया 6.67 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 1। अब एक बात बताओ, ये एक जीरो और ये एक जीरो दोनों को यदि हम उड़ा देंगे तो यानी ये दो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा क्या? 667 इंटू 6 बराबर है। ओके, एंड इंटू क्या आएगा? 10। तो इंटू व्हाट? 10 कैसे किया मैंने? 60 का जो मल्टीप्लाई है तो 6 इंटू 10 क्या हो गया? 60 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 1। अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब कोई वैल्यू ऐसा नहीं है कि 1 है डिनोमिनेटर को। तो 6 से ये 667 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 667 इंटू 6। जब ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखा है, ये कैलकुलेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, तो 42 36 and 4 40 then 36 and 4 40, तो ये हो गया 4। तो यहाँ मैं लिखूं 4 is equal to 4002 into 10 raised to, but you can say that the 10 raised to 1 into 10 raised to -11। तो यहाँ आपको पता है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? a raised to m into a raised to n। तो 4002 into 10 raised to, इधर डायरेक्ट क्या होगा? 1 and -11, तो ये आएगा। अब यहाँ मैं खेलता रहूं तो आप खेलते रहोगे, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ओके, तो 10 raised to माइनस क्या होगा? 10। अभी एक बात मैं बता देता हूं आपको, देखिए कि इसको हम एक चीज कर सकते हैं, ये कि यहाँ जब हम कितने से डिवाइड करेंगे? 1 2 3, इतना बड़ा नंबर ऐसे नहीं लिखते, तो पॉइंट में लिखते हैं। तो कैसे करेंगे फिर हम? डिवाइडेड बाय, इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1 2 3 से डिवाइड करेंगे, और 1 2 3 यानी 1 2 3, इसका मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आगे की स्टेप नहीं आती है, इसके लिए मैंने ये काम किया। अभी ये पॉइंट गया तो इधर पॉइंट, ये जीरो गया तो इधर पॉइंट आएगा, ये गया तो इधर पॉइंट आएगा, ये गया तो इधर पॉइंट आएगा, तो ये आंसर आ गया इधर 4.002 इंटू 10 raised to -10 इंटू 10 raised to 3। ये पता है आपको ये क्या है? 1000 का मतलब क्या है? 10 raised to 3। तो ये आंसर आ गया 4.002 इंटू 10 raised to -7। आप बोलेंगे कैसे? तो इसको मैं अलग से करके देखता हूँ। 10 raised to 10 इंटू 10 raised to 3 is equal to 10 raised to -10 plus 3, तो 10 raised to -7। गॉट इट? तो ये तुम्हारा ये दोनों के बीच का क्या हो गया? फोर्स हो गया। दिस इज इन न्यूटन। ये मैंने इतना कैलकुलेशन इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं समझता है, और किसी भी बुक में ऐसे कैलकुलेशन नहीं देते। वो क्या करते हैं? डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं और डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। तो बच्चे ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं डिफिकल्ट है, करेंगे बाद में, डोंट डू दिस थिंग। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ओके, इसको 2-3 बार जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी एक बार एक्सप्लेन करता हूं और फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं यदि जरूरत पड़े तो। 6.67 इंटू 10⁻11 ये तो समझ में आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ये आ गया 6000। इसको इस बाजू लिखा 10⁻⁻11 ऐसे लिखा। अभी 6 ने 667 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4000, मतलब 4002। ओके, इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻−1 तो हो गया 10⁻1 -1 a raised to m माइनस a raised to, पता है ना, a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो ये आएगा -1, तो ये आ गया 10। अभी हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, raised to 10। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो लिस्ट काउंट है वो काउंट करते हैं। तो ये आ गया 4 पॉइंट, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो हम इस नंबर को इधर लेके आते हैं। और एक बात बताऊं मैं, दूसरी यहाँ मतलब एक शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ लोगों को वो भी ज्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ 10 है, बराबर है, और हम पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं। कहाँ लेके आ रहे हैं? लेफ्ट साइड को यदि पॉइंट को लेके आ रहे हैं, यहाँ 1 आ रहे हैं तो यहाँ का 1 कट हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो और एक कट हो जाएगा, यहाँ आएगा
तो 3 कट हो जाएगा, यानी जितना जितना हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो माइनस साइन होगा। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 10⁻13 है, ओके, और यहाँ पॉइंट आप एक एक करके इधर लेके आ रहे हो। मान लो कि आप 4 पॉइंट इधर लेके आए, मतलब 0 0 0 0 4 ऐसा ऐसा, तो कितने पॉइंट लेके आए? 4। तो यहाँ से 4 माइनस कर देना। क्या कर देना? 4 माइनस, यानी ऐसे, ओके। तो ये आएगा 10 raised to what you can say that the 9 minus 9, ओके। आया समझ में? ये मैंने इसलिए बताया कि शॉर्टकट भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए सबको समझना जरूरी है। तो हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। लेकिन इससे क्या सीखे हम? ये फोर्स इतना निग्लिजिबल है, 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन, यानी वो बंदे यानी ये महेंद्र और ये विराट कभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट मतलब ऐसे आकर्षित डायरेक्ट चिपकेंगे नहीं एक दूसरे को, आप समझ रहे हो? हाँ, लेकिन एक बात बताता हूँ, यदि उनके बीच में मतलब जो बेंच पे बैठे हैं, कहाँ बैठे? बेंच पे, तो उनके बीच में यदि फोर्स नहीं है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो इन दैट केस पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ एक्सेलरेट हो जाए, ओके। मतलब उनका एक्सेलरेशन जैसे टाइम पास होगा तो वैसे वो बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा ये मैं बोल रहा हूं कि मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस वो करेंगे, लेकिन उस केस में जिस केस में फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने कुछ एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसके बाद। चलो इसको रब करते हैं, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि we assume that the bench on which Mahendra and Virat sitting, okay, frictionless. So starting with 0 velocity, what will be the velocity? What will be the velocity of motion towards Virat after 1 second? 1 सेकंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी रहेगी? And will this velocity change with time? टाइम के साथ ये वेलोसिटी चेंज होगी क्या? तो ये हम चेक करेंगे अभी। तो देखते हैं यहाँ गिवन में क्या दिया है। तो अभी ये जो बोल रहा है मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा आपके साथ, ठीक है? वो बोल रहा है कि assume that, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless. वो जो बेंच पे बैठा है महेंद्र, यहाँ महेंद्र बैठा था, ओके, ये फ्रिक्शनलेस है। तो स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, विद व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद विराट की वेलोसिटी, सॉरी महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, तो हम क्या करते हैं कि फोर्स ऑन महेंद्र, अभी महेंद्र के ऊपर जो फोर्स है वो कितना है कि जो विराट और महेंद्र के बीच में हमने फोर्स लिखा था, अभी फाइंड आउट किया था, तो वो पहले लिख लेते हैं, वो आगे के एग्जांपल, पहले जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। तो फोर्स ऑन महेंद्र ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन महेंद्र इट्स 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन। ओह गुड। और महेंद्र का मास कितना है? तो वो है 75 मास ऑफ महेंद्र, इट्स 75, ओके। अभी हमें करना क्या है कि सेकंड लॉ बताएं हमको, न्यूटन का सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड व्हाट यू कैन से, व्हाट टू फाइंड? वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। लेकिन हमारे पास फोर्स है और मास है, तो उससे क्या हम डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला है? डायरेक्ट मास और एक्सेलरेशन है तो तुम डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते नहीं। तो पहले सॉरी मास है, क्या है आपके पास? वेट है, नहीं, मास एंड फोर्स है। मास एंड क्या है? फोर्स। तो मास एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फादर इज इक्वल टू मदर, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो हमारे
we know that, or according to Newton's second law of motion, उसे क्या पता चलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे? F अपॉन m। तो F की वैल्यू क्या है जी? 4.002 into 10 raised to minus 7 divided by 75। कैसे करेंगे? तो ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या किया, इधर लिखो 4.002। तो यहाँ ना जीरो को निकाल देते हैं, मतलब मान लो कि मैंने आपको पहले बोला ना, इधर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये नंबर इधर आएगा। तो यहाँ ऐसे करके मैं इधर लिख देता हूँ 0.002, ओके, और डिनोमिनेटर को क्या रहेगा 75 इंटू 1000, और यहाँ इधर आएगा 75। तो 75, यानी मैं आपको एक बात बोलूं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बहुत बच्चों को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये कैलकुलेशन कैसे करें। तो पहला नंबर देखने का, ये क्या है 7। तो 7 से 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 7 6 42 आता है, बराबर ना? तो यानी ये 40 से ज्यादा है, तो 7 5 का कितना आता है 35। इसका मतलब है कि 75 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 5 तो आएगा 25 एंड 7 5 35 एंड 2 375। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बताइए जरा। 10 माइनस 5 ये 2 वैसे के वैसा, ओके। 10 माइनस 8 2। अभी यहाँ देखेंगे 252 है, चलो 252 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 252 को डिवाइड करने की कोशिश करो 75 से, तो 7 4 जा कितना आता है 28। तो हम क्या करेंगे 7 3 जा करेंगे, तो 75 3 जा 15 21 एंड 1 22, चेक करिए 225, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन करनी हो 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 3 2। अभी ये आ गया छोटा हो गया तो इधर जीरो लगा देते हैं, इधर पॉइंट आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ओके। अभी 7 से कैलकुलेट करो, 7 6 जा 14, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 3 जा 7 4 जा 28 आएगा, तो 7 3 जा ही आएगा इधर, ओके। तो चलो 7 3 जा कर लेते हैं, तो 7 3 जा कितना आएगा, वही मतलब 75 3 जा जो आएगा 225। चलो तो अभी यहाँ 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, 7 माइनस 3 4, ओके। और एक जीरो लेते हैं, और यहाँ 75 समथिंग 75 यानी मेरे ख्याल से 75 8 करके देखते हैं, तो 8 5 जा 40, नहीं आएगा, ओके। चलो 6 करके देखते हैं, 6 5 जा ओके 30 एंड 7 6 जा 42 एंड 3 45, यानी पूरा हमने लिखा तो इधर आएगा 6। अभी देखो कि एक नंबर एक डिजिट यदि ज्यादा है 53.36 है, तो यहाँ 6 के जगह पे 6 जो है इसको हटा के इसको क्या करते हैं 4 करते हैं, यानी ये आ गया, यहाँ आ गया 53.4 into 10 raised to minus 7 divided by 1000। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि
अभी ये 3 पॉइंट तो इधर ही गए थे, मतलब जब 1000 ने हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये गए थे। ओके, चाहे तो और एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4002 into 10 raised to minus 7 divided by 75 into 1000। ओके, चाहे तो ये 1000 को इसी प्रकार ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब 75 1 + 75 और डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूँ 53.36, तो जब ये आंसर आएगा तो 53.4 into 10 raised to minus 7 divided by 10 raised to 3। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन में निकाल रहा हूं और आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये 10 raised to 3 ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 53.4 into 10 raised to और एक जीरो लगा देते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जरा समझिए, यहाँ 10 raised to 3 है लेकिन यहाँ 53 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को हटा देते तो यहाँ आएगा 2, एक पॉइंट इधर आएगा, बराबर है, यानी इधर आएगा 5.34 into 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 2। क्या किया मैंने, ये 10 raised to डिनोमिनेटर का 2 था ना, क्या था ये डिनोमिनेटर का 2, 10 raised to 2, तो यह 10 raised to power 2, तो ये ऊपर जाएगा, इनवर्स होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ आंसर आएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5.34 into 10 raised to minus 7 minus 2। तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 5.34 into 10 raised to minus 9। ओके, एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन हमारे पास मिल गया, तो एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले कौन से बोलो, v is equal to u plus at, दूसरा फॉर्मूला है s is equal to ut plus half at square, और तीसरा फॉर्मूला है v square is equal to u square plus 2as। ये काइनेमेटिक इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये न्यूटन के जो 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए थे वो इक्वेशन है, उसमें से हमें एक इक्वेशन को चुनना है जो हमारे लिए सही है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास a है, हमारे पास t है, टाइम 1 सेकंड। ओह दैट्स ग्रेट, टाइम लिखा नहीं क्या मैंने, ओह दैट्स ग्रेट, यहाँ लिखना जरूरी है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कितना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, दैट्स इट। तो हमारे पास ये ऑप्शन होने के कारण हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यस, यानी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ कहीं तो नहीं दिखाई देता, तो हम ये फॉर्मूला भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इधर भी डिस्टेंस लगता है, यानी डिस्प्लेसमेंट लगता है, तो वो भी नहीं करेंगे। तो हम पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। v is equal to u plus at, तो u is 0 और प्लस a एक्सेलरेशन इज व्हाट 5.34 into 10 raised to minus 9 into टाइम व्हाट 1 सेकंड। अभी यहाँ देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर into 1 सेकंड, तो यहाँ सेकंड क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ आंसर आएगा 5.34 into 10 raised to minus मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी, क्या हो गई, वेलोसिटी। तो इससे बात पता चलती है कि आफ्टर 1 second the velocity will remain as the acceleration, okay, but as time pass, जैसे टाइम आगे निकलता जाएगा वैसे वैसे महेंद्रा की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, यदि वो फ्रिक्शनलेस है तो, यानी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इतनी निग्लिजिबल है कि यहाँ से कोई मतलब वो हिल ही नहीं सकता, मतलब दिखाई भी नहीं देगा आपको, आप समझ रहे हो। और हमने बिल्कुल एक माइन्यूट 1 सेकंड का बोला है,
टाइम जैसा पास होगा, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम जैसा पास होगा वैसी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो इसी के चलते हमने ये चीज देखी यहाँ कि ये जो दो इक्वेशंस थे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर, ये इक्वेशन थे, ये आपको समझ में आ गए हैं, यस और यस। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्या आप तैयार हैं? ओके गुड, दैट्स ग्रेट। ओके तो यहाँ हम देखते हैं, ये मैं ये समझ आती है आपको? गुड, तो ये मैं रब कर रहा हूं आपके सामने और आगे जा रहा हूं। आगे मैं बोर्ड पे तो कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हाई टाइड एंड लो टाइड नाम का एक कॉन्सेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में। क्या कॉन्सेप्ट है? हाई टाइड एंड लो टाइड। क्या ये हाई टाइड एंड लो टाइड? तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसी है कि जो सी लेवल है ना, वाटर का जो सी लेवल है, जहां थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब इंक्रीज होता है जिस छोर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाई टाइड बोलते हैं। एंड जहां डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लो टाइड बोलते हैं। तो ऐसा एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर मतलब एक दिन में 2 बार होता है। और ऐसा क्यों होता है? ये हाई टाइड लो टाइड क्यों आकर होती है डिफरेंट टाइप एट डिफरेंट प्लेसेस? द रीजन बिहाइंड इट, द वेरी सिंपल रीजन इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून। मून के लगभग नीचे, मून के क्या बोला मैंने? मून के लगभग नीचे जो वाटर होता है, इट इज पुल्ड अप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। Okay, the water which is directly under the moon gets pulled towards the moon, and level of water there goes up, causing the high tide. That's it. Okay, तो ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये लाइन। Okay, the water directly under the moon gets pulled towards the moon, and the level of water there goes up, causing the high tide at that place. यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ मून है और मून के, यहाँ मून है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ मून है और मून के नीचे का जो वाटर है, वो वाटर क्या होता है? पुल होता है। अभी यहाँ पुल होता है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, मेरे बाजू वाले डायग्राम में देख रहे हो, तो जहां मून की तरफ पानी खींच रहा है, तो 90 डिग्री में दूसरी जगह पे वो पानी कम हो रहा है। तो दैट इज वेयर द लो टाइड ऑकर्स, मींस एट 2 places on the earth at 90 degree from the place of high tide, the level of water is minimum and low tide occurs at that place. Okay, so ये अभी हमने देखा। तो इसके लिए आपको सी शोर पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ लो टाइड कब आती है, हाई टाइड कब आती है, तो ये आप देखेंगे। लेकिन क्या आपने मेरे साथ एंजॉय किया? आपको नहीं लगा कि ये टॉपिक कैसा था? इतना बेखूबी मैंने आपको समझाया और आप मेरे साथ यहाँ बैठे रहे, पूरा अप्रोक्सीमेटली जितना भी टाइम हम बैठे हैं वहां। गाड़ी ओके, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना एफर्ट्स लेने के लिए आप थोड़ा लाइक और कमेंट्स तो लिखेंगे ही ना, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि साइंस ऐसा होता है, इतना इजी होता है। तो स्वयं से जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, और थैंक यू, बाय बाय।